बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 16 के अंदर, उसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनको डिटेक्ट कैसे किया गया, ये सारी बातें हम आज के इस लेक्चर के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी वाला टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर क्या फ़र्क होता है। डियर स्टूडेंट, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। रेडियो एक्टिविटी के लिए सबसे पहले आपको समझना है अनस्टेबल न्यूक्लियाई। आप बोलेंगे सर ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई क्या होते हैं? अनस्टेबल न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 82 से ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट, रेडियो एक्टिविटी एक सेल्फ डिसइंटीग्रेशन या सेल्फ डिकेइंग प्रोसेस है जिसके अंदर न्यूक्लियस खुद ब खुद डिके होकर सर्टन रेडिएशन एमिट करना शुरू कर देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक न्यूक्लियस खुद ब खुद डिके कैसे होता है। डियर स्टूडेंट, ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। हमारे पास अगर ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, हर प्रोटॉन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो हर प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करेगा। इन्हीं पॉजिटिव चार्जेस के साथ साथ न्यूक्लियस के पास कई न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। न्यूट्रॉन्स, ये जो मैं बना रहा हूँ ये न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैंने अनस्टेबल न्यूक्लियाई उन्हीं को क्यों बोला जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 82 से ज़्यादा है। स्टूडेंट ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर इस न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हो या 7 हो तब भी तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल करेगा। लेकिन स्टूडेंट, मैंने आपको मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी वाले टॉपिक के अंदर ये बताया था कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन 82 हो, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन 82 हो, उस केस में जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, अब देखें प्रोटॉन प्रोटॉन में तो रिपल्सिव फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होती है जो कि जब तक फोर्स ऑफ रिपल्शन पे डोमिनेट रहेगी, प्रोटॉन प्रोटॉन की जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, जब तक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन की फोर्स ऑफ रिपल्शन पे डोमिनेट रहेगी तब तक ये खुद ब खुद डिके नहीं होगा। अगर ये खुद ब खुद डिके नहीं होगा तो उसको बोलेंगे स्टेबल न्यूक्लियाई। जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, जो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो खुद ब खुद रेडिएशंस एमिट नहीं करते। स्टेबल न्यूक्लियाई, स्टेबल न्यूक्लियाई वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो लेस देन 82 होता है, लेस देन 82, और इनके अंदर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्शन। लेकिन जैसे ही डियर स्टूडेंट न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 82 से ज़्यादा होते हैं और एटॉमिक मास, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया था, और एटॉमिक मास 170 से ज़्यादा होगा, तो इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी और ये न्यूक्लियस खुद ब खुद डिके होना शुरू हो जाएगा। दैट्स वाई रेडियो एक्टिविटी इज कॉल्ड सेल्फ इंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द हैवी एलिमेंट। तो डियर स्टूडेंट, हम रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन करेंगे सेल्फ डिसइंटीग्रेशन, सेल्फ डिकेइंग या सेल्फ इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ हैवी एलिमेंट, ऑफ हैवी एलिमेंट। और हैवी एलिमेंट कौन से? जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ज़्यादा है। इधर ओके। और ऐसा कब होगा? जब प्रोटॉन प्रोटॉन की फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ग्रेटर हो जाएगी किससे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि न्यूक्लियस को टूटने नहीं देती, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ज़्यादा हो जाएगी। और डियर स्टूडेंट, ऐसे एलिमेंट्स जो कि रेडिएशंस, और जब सेल्फ इंटीग्रेशन होगी तो सर्टन रेडिएशंस एमिट होंगी। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जो एलिमेंट है उसको रेडिएक्टिव एलिमेंट बोलेंगे, रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई, क्योंकि जो रेडिएक्टिविटी है प्योर एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। जो इसमें जो रेडिएशन निकलेंगी उनको न्यूक्लियर रेडिएशन बोलेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई, रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई या रेडिएक्टिव एलिमेंट emit
emits certain radiations, वो खुद ब खुद सर्टन रेडिएशंस एमिट करेंगी जो कि इनविजिबल होंगी। हमारी बुक ने इसके लिए वर्ड यूज़ किया है इनविजिबल, इनविजिबल रेडिएशन। ये रेडिएशंस हमें नज़र नहीं आएंगी। अब स्टूडेंट यहाँ पर तीन बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे न्यूक्लिया जो रेडिएशंस एमिट करते हैं उनको बोलते हैं रेडिएक्टिव एलिमेंट। इस प्रोसेस का नाम रेडिएक्टिविटी है। और जो रेडिएशन एमिट होती है इनको रेडिएक्टिव रेडिएशन या न्यूक्लियर रेडिएशंस बोलते हैं। और यहीं पे स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ वो रेडिएशंस तीन तरह की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अब ये अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस के बारे में हमें कैसे पता चला? हमारी बुक ने इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट बताया है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट पर जाने से पहले मैं आपको बुक की दो MCQs बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हेनरी बैकोरल ने 1896 के अंदर हेनरी बैकोरल ने एक यूरेनियम ओर के अंदर, यूरेनियम ओर को उसने ये देखा कि 1896 में एक यूरेनियम ओर पड़ा हुआ था और उसने फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से उसको आइडिया हुआ कि यूरेनियम जो है वो कोई आम एलिमेंट नहीं है बल्कि एक रेडिएक्टिव एलिमेंट है जो कि फोटोग्राफिक फिल्म को ख़राब कर रहा है, उसको ब्लर कर रहा है। इसके अलावा 1896 में हेनरी बैकोरल ने, और ये किसने किया था? बैकोरल ने, बैकोरल साइंटिस्ट नेम है। और इसी तरह डियर स्टूडेंट और दो साइंटिस्ट हमारी बुक लिखती है, पेरे क्यूरे एंड मैरी क्यूरे। ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे। इन्होंने भी दो रेडिएक्टिव एलिमेंट डिस्कवर किए थे जिसका नाम है रेडियम और पोलोनियम। तो आपने याद रखना है कि बैकोरल ने किसको रेडिएक्टिव एलिमेंट कहा था सबसे पहले, और मैरी क्यूरे और पेरे क्यूरे ने दो एलिमेंट डिस्कवर किए थे रेडिएक्टिव जिनका नाम था रेडियम और पोलोनियम। अगर आप इन सब को देखें, यूरेनियम, रेडियम और पोलोनियम सब का एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है। दैट्स वाई दे आर रेडिएक्टिव एलिमेंट, रेडियम एंड पोलोनियम। ठीक है। अब डियर स्टूडेंट हमें कैसे पता चलेगा कि जो रेडिएशन हैं वो किस तरह की है? तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है बुक के अकॉर्डिंग। हमारे पास एक लेड चैम्बर है जिसके अंदर हमने एक स्मॉल होल करके नीचे एक, अगर आप इस फिगर में देखें नीचे एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है उसके अंदर, जिसके अंदर आपने एक रेडिएक्टिव एलिमेंट रख दिया है। और उस रेडिएक्टिव एलिमेंट से जो रेडिएशंस निकलेंगी उनको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। अगर आप देखें तो इस तरफ पॉजिटिव प्लेट है और इस तरफ नेगेटिव प्लेट है। अब हमने ये ऑब्जर्व किया, जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, एक रेडिएक्टिव एलिमेंट को हमने लेड चैम्बर के अंदर एक होल करके रखा ताकि उसमें से जो रेडिएशन निकले हम उनको डिटेक्ट कर सकें। तो उनमें से जो कुछ रेडिएशन थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही थी, उनमें से कुछ रेडिएशन ऐसी थी जो कि नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही थी, और कुछ रेडिएशन ऐसी थी जो सीधी जा रही थी, फोटोग्राफिक फिल्म पे जाके लग रही थी और वो पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। तो यहाँ से हमें ये आइडिया हुआ कि जो रेडिएक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, रेडिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो तीन तरह की रेडिएशन एमिट करते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको इन तीनों रेडिएशंस के बारे में बताऊंगा कि अल्फा रेडिएशन जो हैं, जो हमारे पास तीनों रेडिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो अल्फा रेडिएशन है वो किस तरह की होती हैं, बीटा किस तरह की होती हैं और गैमा रेडिएशंस किस तरह की होती हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम चलते हैं अल्फा रेडिएशंस की तरफ। अल्फा पार्टिकल्स, या जिनको मैं अल्फा पार्टिकल्स कह लेता हूँ, हम इनको अल्फा रेडिएशंस कह लेते हैं। अल्फा पार्टिकल्स, हमारी बुक ये कहती है कि अल्फा पार्टिकल आर बेसिकली, जो अल्फा पार्टिकल हैं दे आर बेसिकली पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई, नॉट एटम। न्यूक्लियर रेडिएशन है अल्फा, बीटा, गैमा प्योर न्यूक्लियर रेडिएशन है। एक्सरेज आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा, लास्ट यूनिट के अंदर, वो एटॉमिक रेडिएशन है। अल्फा, बीटा, गैमा न्यूक्लियर रेडिएशन है, न्यूक्लियस में से निकली है। चैप्टर का नाम ही न्यूक्लियर फिजिक्स है। पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई, जो अल्फा है वो पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई है, एटम नहीं है, पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियाई, He42, ये हीलियम न्यूक्लियाई है। डियर स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो जब एक अल्फा पार्टिकल बनेगा तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन जो हैं वो एटम के अंदर से, एक न्यूक्लियस के अंदर से निकलेंगे। एटॉमिक मास 4 आ रहा है, 4 - 2 2, मतलब अगर आप देखें तो He42 के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एटॉमिक मास है वो किसके इक्वल होगा, 4 यूनिफाइड, 4U के इक्वल होगा। जो हमारे पास चार्ज नंबर होगा वो किसके इक्वल होगा, +2E। जो अल्फा पार्टिकल का चार्ज है वो प्लस है, इसलिए वो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अगर आप इस फिगर में ध्यान से देखें।
और डियर स्टूडेंट अल्फा पार्टिकल यूजुअली मैसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू बीटा और गैमा। ये भी मैं आपको तीनों करके फिर मैं आपको तीनों का कंपैरिजन बताऊंगा। अब स्टूडेंट ध्यान से मेरी बात सुने, जो अल्फा पार्टिकल है वो उसका एटॉमिक मास 4 यूनिट 5 और उसका चार्ज नंबर +2e है। अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा पार्टिकल में अगर हम इसको काउंट करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, तो हम इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है हमारे पास वो 2 हैं। अल्फा पार्टिकल में प्रोटॉन्स हमारे पास 2 हैं और हमारे पास इसमें न्यूट्रॉन्स कितने, 4 - 2 अगर आप करें a - z, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं, न्यूट्रॉन्स भी 2 हैं। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में अभी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है ये आपने याद रखनी है। इसी तरह डियर स्टूडेंट हम लोग चलते हैं बीटा पार्टिकल की तरफ। ये तो हमने बात कर ली अल्फा पार्टिकल की। अब हम चलते हैं, यहाँ पर हम अल्फा पार्टिकल को पॉइंट आउट भी कर दें कि हमने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बात कर ली है। अब हम चलते हैं बीटा पार्टिकल्स की तरफ कि बीटा पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा होता है। बीटा पार्टिकल्स, डियर स्टूडेंट जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली, बीटा पार्टिकल आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, अब ये कौन से इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर से निकल रहे हैं? तो ये मैं आपको बीटा डिके के अंदर बड़े क्लियर कट करके बताऊंगा कि न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकल रहे हैं। अभी आप ध्यान से बात सुने, जो बीटा पार्टिकल हैं उनको अल्फा को हम इस सिंबल से शो करते हैं, बीटा को हम एक स्पेशल बी बना के शो करते हैं, और जो बीटा है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए बुक E0-1 भी यूज़ करती है, या आप इसको बीटा 0-1 से भी शो कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एटॉमिक मास 0 है, 0 बीटा पार्टिकल का। और अगर आप इसका चार्ज नंबर देखें तो इसका चार्ज नंबर क्या है, इसका चार्ज नंबर -e है। अब बीटा पार्टिकल्स में और वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं दोनों में फ़र्क होता है। बीटा पार्टिकल और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में से निकलते हैं, जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ और हैं और इनकी स्पीड के अंदर भी वेरिएशन होती है। तो बीटा पार्टिकल के बारे में आपने याद रखना है, दीज आर बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर आप ध्यान से डियर स्टूडेंट देखें इस फिगर को जो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट हो रही है, अल्फा नेगेटिव की तरफ जा रहा है और बीटा पर नेगेटिव चार्ज तो बीटा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अल्फा कम डिफ्लेक्ट हो रहा है, बीटा ज़्यादा मुड़ रहा है। अगर आप देखें ऐसा क्यों है, क्योंकि अल्फा मैसिव है। अल्फा का अगर आप देखें मास 4 यूनिफाइड और इसका 0 यूनिफाइड, तो अल्फा जो है वो बीटा से, अगर मैं आपकी बुक की लाइन की बात करूं तो आपकी बुक इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर में जाके ये बात लिखती है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो 7000 टाइम मैसिव होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। ये आपने याद रखना है, एन अल्फा पार्टिकल इज 7000 टाइम मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर यूएचएस का डिफाइंड टॉपिक नहीं है, लेकिन उसमें इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है। तो अगर अल्फा पार्टिकल 7000 टाइम मोर मैसिव देन है बीटा पार्टिकल से, तो अल्फा ने नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होना, लेकिन इसकी डिफ्लेक्शन कम है। और यहाँ से यूएचएस में क्वेश्चन भी आया हुआ है जो कि मैं आपको एमसीक्यूज के अंदर बताऊंगा। अल्फा इज मैसिव सो इट इज़ डिफ्लेक्ट लेस, बीटा का मैस कम है सो इट इज़ डिफ्लेक्ट मोर, उसने पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ है सो वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है। इसी तरह स्टूडेंट मैं आपको लास्ट में बताता चलूँ गैमा की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जो गैमा है वो बेसिकली पार्टिकल नहीं है, बल्कि जो गैमा है, गैमा आर बेसिकली रेज। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, गैमा आर नॉट पार्टिकल्स, गैमा रेज। गैमा रेज जो गैमा है उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता डियर स्टूडेंट, इट हैज़ नो चार्ज। गैमा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इट हैज़ नो चार्ज, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बेसिकली गैमा रेज क्या हैं, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ना तो इनका कोई चार्ज नंबर होता है और ना ही इनका गैमा 00, ना इनका कोई एटॉमिक नंबर है और ना ही इनका कोई चार्ज नंबर है। और गैमा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इनकी स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल है। अगर किसी भी मैटर में से गैमा जाएंगी तो गैमा अपने चार्ज की वजह से आयनाइजेशन कॉज नहीं करेंगी, बल्कि गैमा डायरेक्ट हिट करके आयनाइजेशन कॉज करेंगी। अब डियर स्टूडेंट ये तो सिंपल बुक की बातें जो मैंने आपको बता दी। इसी के साथ स्टूडेंट मैं आपको एक टेबल के बारे में बताता चलूँ जिससे आपको अल्फा, बीटा और गैमा की प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्लियर पता लगेगा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या फ़र्क है। डियर स्टूडेंट वैसे तो
इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर यूएचएस का डिफाइंड टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी अल्फ़ा बीटा गैमा हमारे कोर्स में, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ का कुछ डिफरेंस मैं आपको बताता चलूँ। ये आपकी बुक का ही टेबल है 21.1। अगर आप इस टेबल में देखें तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गैमा का कुछ कंपैरिजन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले नेचर की बात करता है। अल्फ़ा पार्टिकल आर हीलियम न्यूक्लियर ऑफ चार्ज +2e, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज +-e। आपने तो बोला सर बीटा पार्टिकल पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, इसको मैं आपको बीटा डिके के अंदर बताऊंगा। जो गैमा रेज हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर से एमिट होती हैं, और ये कैसे निकलती हैं इसको हम न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये इस टेबल के जरिए आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा कि अल्फ़ा बीटा और गैमा के अंदर क्या फ़र्क है जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अल्फ़ा पार्टिकल का टिपिकल सोर्स है रेडॉन 222, बीटा का इसी तरह गिवन है स्ट्रॉन्शियम, और गैमा रेज का कोबाल्ट है। अगर आप थर्ड पॉइंट पे आएँ जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयनाइजेशन 10⁻⁴, अबाउट 10⁻⁴। 10⁻⁴ का मतलब है, और अगर आप बीटा की देखें 10⁻² और गैमा की देखें तो 1 है। तो इस यहाँ से आपको आइडिया हो रहा है कि सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी पावर जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल की है। इसकी एक रीज़न ये भी है कि अल्फ़ा पार्टिकल मोर मैसिव हैं, तो इनकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन कौन कॉज करेगा, तो आप याद रखिएगा वो अल्फ़ा पार्टिकल हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फ़ा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर बीटा पार्टिकल से कितनी ज़्यादा, तो 100 टाइम ज़्यादा है। 10⁻⁴ और 10⁻² में 10 जो है डिफरेंस 100 टाइम 10⁻² का है। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अगर आपसे आयनाइजेशन पावर की बात की जाए कि किसकी आयनाइजेशन ज़्यादा है, तो आपने ये सीक्वेंस याद रखना है, अल्फ़ा, फिर बीटा और फिर गैमा। इसी तरह अगर आप बीटा का कंपैरिजन करें गैमा के साथ तो उसकी भी 100 टाइम ज़्यादा है गैमा से बीटा की। इसी तरह डियर स्टूडेंट अगर आप देखें तो रेंज इन एयर सेवरल सेंटीमीटर, सेवरल मिलीमीटर, और गैमा रेज जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं, जिसमें इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होती है। तो ये भी आपने याद रखना है। इसी तरह अगर आप देखें अब्जॉर्ब बाय आप पेपर और बीटा रेज जो है 1 to 5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम शीट, और गैमा रेज जो है 1 to 10 सेंटीमीटर ऑफ लेड शीट। लेड जो है वो बेसिकली एक बहुत हार्ड मटेरियल है, तो गैमा रेज उसके अंदर भी पेनिट्रेट हो जाती हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ का आइडिया होता है कि गैमा रेज जो है उनके पास उनका मैस तो कम है, लेकिन उनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है। तो याद रखना है, अगर मैं पेनिट्रेशन पावर की बात करूं तो पेनिट्रेशन पावर P.P का मतलब है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर के लिए ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। गैमा की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है, देन बीटा की ज़्यादा है, देन अल्फ़ा की ज़्यादा है। अल्फ़ा मैसिव ज़्यादा है, तो वो बड़ी जल्दी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, लेकिन बड़ी जल्दी रुक जाएंगे। गैमा के ऊपर चार्ज नहीं है, तो वो देर तक जाएंगे और एक बड़ा क्लाउड बनाएंगे, जिस तरह कि आप विल्सन क्लाउड चैम्बर रेडिएशन डिटेक्टर के अंदर हम ये प्रूव भी करते हैं। तो आयनेशन पावर के लिए अल्फ़ा की आयनेशन पावर ज़्यादा है बीटा से, और बीटा की ज़्यादा गैमा से। तो हमारी बुक यहाँ पर 2 MCQ बताती है। जो बीटा है अल्फ़ा है उसकी आयनाइजेशन पावर बीटा से 100 टाइम ज़्यादा है, और बीटा की आयनाइजेशन पावर अल्फ़ा से 100 टाइम कम है। लेकिन बीटा की पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा से 100 टाइम ज़्यादा है। मतलब जितनी बीटा की आयनाइजेशन पावर अल्फ़ा से कम है, उतनी बीटा की आयनाइजेशन पावर अल्फ़ा से ज़्यादा। ये हमारी बुक ने अल्फ़ा और बीटा के दरमियान कंपैरिजन बताया, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल हैं और ये दोनों चार्ज रखते हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट अगर आप एनर्जी स्पेक्ट्रम को देखें तो उसमें भी लिखा हुआ है कि ये अल्फ़ा सेम एनर्जी से इमिट होते हैं, बीटा और गैमा जो हैं वो डिफरेंट एनर्जी से इमिट होते हैं। ये हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करते। लास्ट में इनकी स्पीड्स के बारे में बताया गया है कि अल्फ़ा और पार्टिकल की स्पीड 10⁻⁷ होती है, क्योंकि ये लाइट की स्पीड से मूव नहीं कर सकते, दे आर प्योर पार्टिकल। लेकिन जो गैमा रेज है उनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो आपने अल्फ़ा बीटा गैमा के बारे में तो जाना है, लेकिन साथ में आपको इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर यूएचएस यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए तो आपको पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, अब हम इसी टॉपिक से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक एमसीक्यू है, विच द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर गैमा रेज, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन एंड बीटा पार्टिकल। तो आप फ़ौरन से बोलेंगे सर गैमा रेज, लेकिन डियर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो है न्यूट्रॉन की होती है। आप बोलेंगे सर न्यूट्रॉन जो है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्यों ज़्यादा होती है। तो डियर स्टूडेंट अगर आप देखें तो गैमा के ऊपर भी चार्ज नहीं है और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं है, दोनों के ऊपर चार्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं तो गैमा रेज की निस्बत न्यूट्रॉन का मैस ज़्यादा है, न्यूट्रॉन का इनर्शिया ज़्यादा है। डेट्स वाई न्यूट्रॉन जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो गैमा रेज के मुकाबले में उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा और उसके ऊपर चार्ज भी नहीं है गैमा रेज की तरह, तो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास राइट आंसर आएगा डेट इज़ चार्ली न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर अगर आप इसी में ऐड कर लें न्यूट्रॉन, देन गैमा, देन बीटा, देन अल्फा, तो आपके पास 4 की पेनिट्रेशन पावर की एक सीक्वेंस बन जाएगी।
इस तरह डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, द आयनाइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ गैमा रेज इज, तो गैमा रेज की जो आयनाइजेशन है वो अल्फा और बीटा दोनों से कम है, इज इट ओके। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा लेस देन बोथ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। इसी तरह हमारे पास एक और एमसीक्यू है, एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द रेडिएक्टिव एलिमेंट इज, जो रेडिएशंस एमिट होती हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने से न्यूक्लियर रेडिएशंस बढ़ती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑन बोथ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर बट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो बेसिकली एक प्योर न्यूक्लियर फिनोमेना है और वो किसी भी एक्सटर्नल फिजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगी चार्ली, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ टेम्परेचर और प्रेशर, ये दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। याद रखिएगा ये एक रैंडम प्रोसेस है, सेल्फ डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है, ये न्यूक्लियर फिनोमेना है, तो ये कभी भी टेम्परेचर या प्रेशर के बढ़ने से रेडिएशंस का कोई रोल नहीं होता बढ़ने का। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जो बीटा रेज हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, डिफ्लेक्ट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव की तरफ, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे उन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो बीटा पार्टिकल और अल्फा रेज ये दोनों हमारे पास, अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगे। लेकिन जो गैमा रेज हैं डियर स्टूडेंट, गैमा रेज जो है उन पे कोई चार्ज नहीं है, अगर उन पे कोई चार्ज नहीं है ना तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगी और ना ही वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होंगी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आएगी वो आएगी बीटा गैमा रेज। और इसी तरह इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, रेडिएक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी, अ केमिकल प्रॉपर्टी, अ सेल्फ डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। तो इनमें से तीनों में से कौन सी ठीक है? केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है डियर स्टूडेंट, ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली और थर्ड वाली ऑप्शन ठीक है, तो यहाँ पर आएगा चार्ली ऑप्शन 3 एंड 1। सेल्फ डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है रेडिएक्टिविटी और स्पॉन्टेनियस, अचानक से रेडिएशन एमिट होना शुरू हो जाती हैं, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन चार्ली बनेगी। इस तरह अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये यूएचएस के अंदर आपसे पास पेपर का एक एमसीक्यू मैंने पूछा है, इन अ रेडिएक्टिव फिनोमेना ऑब्जर्वेशन शोन इन द फिगर वेयर अल्फा डेविएट लेसर देन बीटा इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, भला इलेक्ट्रिक फील्ड और भला मैग्नेटिक फील्ड हो, अल्फा की लेसर डेविएशन की रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ इट्स लेस डेविएशन? तो डी स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको टॉपिक के अंदर भी बताया, अल्फा कम डेविएट इसलिए होती है क्योंकि अल्फा जो है वो हैवियर पार्टिकल है, हैवियर पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा, डिफ्लेक्ट होगी लेकिन कम डिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा चार्ली, अल्फा इज़ अ हैवियर पार्टिकल।